दोस्तों, लेबनान वो देश है जिसने 1990 से 2000 के बीच में अपनी जीडीपी का साइज 4 गुना कर लिया था और लोगों ने ये प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी थी कि ये देश मिडिल ईस्ट का सिंगापुर होगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में ये देश अपनी आधी जीडीपी गंवा चुका है। जी हाँ, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, इसके पीछे कौन सी गलतियां शामिल थी और भारत इससे क्या सीख सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लेबनान की आज की हालत देखकर कभी नहीं लगता था कि कभी इस देश की इकोनॉमिक सक्सेस को बाकी लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि आज लेबनान में हाइपर इन्फ्लेशन है और 20% पॉपुलेशन देश छोड़कर जा चुकी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कई सारे फॉरेन लोन्स पर भी डिफॉल्ट कर दिया है, जो ऑफिशियली उन्हें एक फेल्ड कंट्री बना देता है। जहां लेबनान की जीडीपी 2019 में $52 बिलियन आंकी जाती थी, वो 2021 तक गिरकर $23 बिलियन पर आ गई है। 2017 तक लेबनान की हालत उतनी बुरी नहीं थी दोस्तों, बल्कि वो तेजी से इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे थे और अपने सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर रहे थे। लेबनान के इकोनॉमिक राइज की शुरुआत 1990 से शुरू हुई, जब वो एक 15 साल लंबे चले गृह युद्ध से बाहर निकला ही था और देश को दोबारा से बिल्ड करने के लिए सरकार ने फिर से टैक्सेस कलेक्ट करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक एक्सपोर्ट्स और बाहर रह रहे लोगों द्वारा भेजी गई रेमिटेंसेस से भी उस वक्त गुजारा चलने लगा। कुछ फॉरेन एड भी लेबनान को इस बीच दी गई थी, जिसने उसकी इकोनॉमी के कुछ बेसिक फंक्शंस को जारी रखा। धीरे धीरे इन्हीं लॉजिकल स्टेप्स को लेते हुए वो आगे बढ़े और 2000 तक ऐसा समय आ गया कि जब गृह युद्ध को सभी भूल चुके थे और दुनिया भर से टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स यहाँ आने लगे थे। लेबनान का बैंकिंग सिस्टम अपने लो रिस्क के लिए जाना जाता था और इसके साथ साथ वहाँ बैंकिंग प्राइवेसी लॉज भी थे, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के बहुत से लोग लेबनान के बैंक्स में अपना पैसा रखने लगे। इससे लेबनान को भी खुद भी ग्रो करने के लिए कैपिटल मिला। लेबनान ने अपने लेबनीज पाउंड को भी डॉलर से एक फिक्स रेट पर पेग कर लिया था। जी हाँ, जिसका मतलब था कि लेबनीज पाउंड को डायरेक्टली डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता था। इसने भी इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि अब वो लेबनीज पाउंड्स की फर्म में अपना पैसा लेबनान के सेफ बैंक्स में रख सकते थे और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वही पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके कहीं और भी भेजा जा सकता था। लेबनान का बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत था कि जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस भी दुनिया भर में फैली, तब भी लेबनान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेबनान के बारे में इस समय बस एक ही चिंताजनक बात थी और वो थी उसकी डेब्ट और जीडीपी रेशियो। जी हाँ, यानी अपनी जीडीपी के मुकाबले में आपकी सरकार ने कितना लोन लिया हुआ है। लेबनान के लिए ये नंबर 183% था, यानी सरकार ने अपनी जीडीपी से 1.8 गुना ज्यादा लोन ले रखा था। लेकिन उस वक्त ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सरकार ने इतना लोन इसलिए लिया हुआ था क्योंकि दुनिया उन्हें लोन देने के लिए तैयार भी थी। उनकी ग्रोथ को देखते हुए हर कोई अपना पैसा लेबनान में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, जिस वजह से लेबनान को जो लोन्स मिल रहे थे वो काफी अच्छे रेट पर थे और इससे वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी कर रहे थे ताकि इकोनॉमिक आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जा सके। लेबनान के लिए ये सभी लोन्स इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि फिर चाहे उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, इसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जिसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और इसके लिए डॉलर्स की जरूरत थी। जी हाँ, क्योंकि लेबनान कुछ एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहा था और रेमिटेंस भी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए डॉलर्स पाने के लिए उनकी सरकार के पास लोन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और अगर सब कुछ सही चलता तो वो लोग इस लोन को आसानी से चुका भी देते। लेबनान का लॉन्ग टर्म विजन साउथ कोरिया और जापान जैसी इकोनॉमीज बनाने का था, जो आज भी लोन लेती हैं, लेकिन उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें ये लोन काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। लेकिन फिर 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हो गया और क्योंकि सीरिया और लेबनान काफी करीब हैं, इसलिए सीरिया में जंग से परेशान लोग लेबनान चले गए और अचानक से लेबनान में 15 लाख रेफ्यूजीज आ गए। इसी समय लेबनान के कुछ सेक्टर्स पर अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगा दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इससे उन इन्वेस्टर्स के अंदर डर फैलने लगा। उन्होंने लेबनान में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, इसलिए सारी नई इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया गया। लेबनान के बैंक्स में भी बहुत से फॉरेन क्लाइंट्स के पैसे जमा थे और उन्हें लगा कि अब शायद उनका पैसा सेफ नहीं है, इसलिए वो अपना पैसा वहां से डॉलर्स की शक्ल में निकालने लगे। इसका नुकसान ये हुआ कि कुछ समय तक जब पैनिक बढ़ रहा था तो लेबनान के लिए इन लोगों को डॉलर्स में पे करना मुश्किल हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से और भी ज्यादा लोग अब जल्दी से जल्दी अपना पैसा लेबनान के बैंक से बाहर निकालने लगे। आप जानते ही होंगे कि चाहे वो दुनिया का कोई भी बैंक हो, अगर एक साथ 40% लोग भी अपना सारा पैसा वहां से निकालने आ जाएं तो वो कोलैप्स हो जाएगा। और फिर कुछ ऐसे ही लेबनान के बैंकिंग सेक्टर के साथ भी हुआ। वो इंडस्ट्री जो पिछले 25 साल से लगातार ग्रो कर रही थी
और लेबनान की ग्रोथ का भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बनी हुई थी, वो अचानक से कोलैप्स कर गई और उसके साथ ही बाकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि अब लेबनीज सरकार अपने पाउंड्स के बदले डॉलर्स नहीं दे पा रही थी। इसलिए लेबनीज पाउंड्स और डॉलर के बीच जो रिश्ता था वो भी टूट गया और अब इनकी करेंसी फ्लोट करने लगी। इसके बाद उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई, जिससे वो आज तक गुजर रहे हैं। उनकी करेंसी की वैल्यू गिरने से उनके खुद के मार्केट्स में भी चीजें महंगी होनी शुरू हो गई और इन्फ्लेशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल चला गया कि जो चीज कभी 20 पाउंड में मिल जाती थी वो अब 10,000 पाउंड देकर भी नहीं मिल रही थी। जी हाँ, इस समय लोगों ने न सिर्फ अपने पैसे को देश से बाहर निकालना शुरू किया, बल्कि दूसरे लोगों ने इसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। भारत में भी रियल एस्टेट सेक्टर बहुत पॉपुलर है दोस्तों, और लोगों के पास जैसे ही पैसे आता है वो सबसे पहले जमीन खरीद लेते हैं। लेकिन लैंड एक बहुत ही बुरी इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, क्योंकि इससे देश के जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता और ना ही इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद जब सरकार लोन्स पर डिफॉल्ट करने लगी तो उन्होंने टोबैको और फ्यूल जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिए, लेकिन लोग इस समय पर टैक्सेस के बढ़ने से खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने सड़कों पर आकर विरोध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये विरोध टैक्सेस से बढ़कर करप्शन और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के लिए भी होने लगे और मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। जब तक इकोनॉमी सही चल रही थी तब तक लोगों को इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक कोलैप्स आते ही अचानक जनता का गुस्सा फूट गया। ये सब भी जब काफी नहीं था तो फिर दुनिया भर में एक महामारी ने सबको जकड़ लिया और जो इकोनॉमीज पहले से ही परेशान थी वहां पर तो लॉकडाउन्स ने मुश्किल बढ़ा दी। अब लॉकडाउन के कारण वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें शट डाउन करना पड़ा और साथ में टूरिज्म जो पिछले कुछ समय में लेबनान को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था उस सेक्टर पर भी असर पड़ा और टूरिज्म से लेबनान की कमाई जीरो हो गई। आज लेबनान की करेंसी ऐसे लुढ़क रही है जैसे उसे सीढ़ियों पर से किसी ने धक्का दे दिया हो। जहां 2021 में एक अमेरिकन डॉलर की वैल्यू 1500 लेबनीज पाउंड तक पहुंच गई थी, वहीं आज 2023 में एक डॉलर की वैल्यू 15,000 लेबनीज पाउंड्स के बराबर है। ये फर्क भी लेबनान की हालत बताने के लिए काफी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्राउंड पर ये नंबर्स एक रियलिटी बनकर सामने आते हैं। जब आप लोगों को खाने पीने की चीजें चुराने के लिए लड़ते हुए देखते हो। लेबनान 2010 तक एक इकोनॉमिक मिरेकल था जो सिर्फ कुछ ही सालों में इस हालत में पहुंच गया। इससे कई चीजें सीखी जा सकती हैं। लेबनान जो पहली चीज हमें सिखाता है वो ये कि किसी भी एक सेक्टर पर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, जैसे कि लेबनान को अपने बैंकिंग सेक्टर पर होना पड़ता था। इसके साथ साथ लेबनान हमें यह भी दर्शाता है कि एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको फॉरेन करेंसी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और दुनिया की ज्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। आज अगर हम पाकिस्तान को भी देखें तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त डॉलर्स है। उनके पास करीब 3 बिलियन डॉलर्स के ही फॉरेक्स रिजर्व बच गए हैं। अब या तो वो किसी से लोन ले सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट्स के जरिए खुद इतने डॉलर्स कमा सकते हैं कि वो फ्यूल जैसा जरूरी सामान इंपोर्ट कर पाएं और अपने लोन्स की किस्तें भी चुका पाएं। तो ये तो है लेबनान की कहानी, मिडिल ईस्ट का वो देश जो शायद इस पूरे रीजन के लिए एक नया रास्ता खोल सकता था, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन ने उसे बर्बाद करके रख दिया और अब भी लेबनान वापस के अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर पाएगा। इसको लेकर काफी सवाल बने हुए हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में लेबनान का क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।